साथियों नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे वापस मिल रहा हूं। साथियों, कहते हैं कि जिंदगी में जंग जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता, उस जंग में आपने वक्त की दीवार पर किस तरह की इबारत लिखी, आपके कारनामे कैसे रहे, यह उस जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और इसी पृष्ठभूमि पर फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत एक महत्वपूर्ण वास्तविक घटना से साथियों। और ये घटना है 18 नवंबर 1962 के चीनी आक्रमण के समय की। साथियों, अभी जो ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड अप हो रहा था, जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, 1962 में भी उसी जगह पर एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। और महत्वपूर्ण युद्ध है चुशूल सेक्टर। उसी लद्दाख में एक जगह है चुशूल, और चुशूल में एक पोस्ट थी रिजांगला पोस्ट। और रिजांगला पोस्ट में 13th कुमाऊं बटालियन, बड़ी जाबाज बटालियन है इंडियन आर्मी की, तो 13th कुमाऊं बटालियन की एक रेजिमेंट थी। वो रेजिमेंट वहां पर तैनात थी और उस रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, महान योद्धा इस देश के, राजस्थान के भाटी राजपूत सपूत, जिनकी शिक्षा दीक्षा सारी जोधपुर में हुई, जोधपुर जसवंत कॉलेज के छात्र, और वो रिजांगला सेक्टर में अपनी बटालियन के साथ डटे हुए थे। चीनी आक्रमण बहुत जबरदस्त हुआ था, निसंदेह हमारे और कई पोस्टें हमें खाली करनी पड़ी। 18 नवंबर को उनको ये कहा गया कि आप अपनी बटालियन को लेकर के इस पोस्ट को खाली कर दें। मेजर शैतान सिंह अपने 120 साथियों के साथ उस पोस्ट पर डटे थे। उन्होंने एक वाक्य कहा कि जवान कभी पीछे हटने के लिए पैदा नहीं होता। और साथियों, उन्होंने कहा कि कोई भी जवान हमारा यहां से पीछे नहीं हटेगा और आखिरी सैनिक तक हम मुकाबला करेंगे। और वही हुआ। 18 नवंबर की सुबह 3 बजे साथियों 3000 चीनी सैनिकों ने आक्रमण किया। साथियों, 120 सैनिक रिजांगला में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 सैनिक और 3000 सैनिकों ने एक साथ अटैक किया। और जब अटैक किया तो उस समय दुविधा ये होगी, पहले 3 बार अटैक कर चुके थे चाइनीज सैनिकों, तीनों बार मेजर शैतान सिंह की उस यूनिट ने उनको भगा दिया। इस बार जो अटैक हुआ वो दूसरी साइड से अटैक हुआ। और जब दूसरी साइड से अटैक हुआ तो कई बार जो आर्टिलरी का सपोर्ट मिलता है, एक तोपखाने का सपोर्ट मिलता है जो कवर देता है, वो कवर भी मेजर शैतान सिंह को नहीं मिल पा रहा था। जब आर्टिलरी का सपोर्ट नहीं मिला तो मेजर शैतान सिंह को सिर्फ अपनी यूनिट और अपने साधनों से उस युद्ध को लड़ना था। और जब लड़ा गया युद्ध तो पूरी तरह से अपने साधनों पर उनको जब निर्भर रहना पड़ा, अकेले मेजर शैतान सिंह हर पोस्ट पर, हर खाई पर अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाते रहे। घंटों तक वो युद्ध चला साथियों। और जब घंटों तक युद्ध चला गया तो चीन के 1300 सैनिकों को मारा, 1300 सैनिकों को मारा गया। और उस युद्ध में पूरी की पूरी यूनिट 120 जवानों की मेजर शैतान सिंह सहित पूरी यूनिट शहीद हुई साथियों। और उस यूनिट के उस पराक्रम का इतना जबरदस्त असर चाइना पर पड़ा कि 18 नवंबर की तो ये घटना हुई और 19 नवंबर को चीन को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। इतना जबरदस्त पराक्रम हमारी यूनिट ने दिया। और एक तरफा युद्ध विराम, चाइना ने आगे होकर के कहा कि अब हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, युद्ध विराम की घोषणा की गई। ये साथियों भारतीय सेना के शौर्य परिक्रम का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें कि 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों का मुकाबला किया और 1300 सैनिकों को मौत की घाट पर उतारा। और उस युद्ध से जुड़ी और भी कई घटनाएं साथियों। कहते हैं कि 2 दिन बाद जब हमारी असिस्टेंट यूनिट, सहायता वाली यूनिट पहुंची तो उन्होंने देखा कि हर शहीद सैनिक उसके हाथ में राइफल तनी हुई है, तनी हुई राइफल और गोलियां खाते गए, तनी हुई राइफल और गोलियां खाते गए। हर जवान शहीद हुआ और हर जवान के सीने पर किसी पर 13 गोलियां, किसी पर 15 गोलियां, किसी पर 17 गोलियों के निशान वहां पर थे। कहते हैं कि जो मोर्टार चला रहे थे, जो बम फेंक रहे थे, उनके हाथों में बम यूं का यूं धरा रह गया और गोलियां लग गई। जो मेडिकल स्टाफ जो कि इंजेक्शन और सिरिंज और बैंडेज लेकर के चल रहे थे, उनकी किसी के हाथों में इंजेक्शन की सिरिंज थी, किसी के हाथों में बैंडेज थी और वो यूं की यूं सेना में शहीद हो गए।
और कहते हैं कि यह विश्व का ऐसा अद्वितीय उदाहरण था जो आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ा गया। कोई ऐसा युद्ध नहीं, कोई ऐसा संग्राम आज तक नहीं हुआ जिसमें कि आखिरी सैनिक काम आया और आखिरी गोली तक काम आई। कहते हैं कि कुछ योद्धा ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं, किन सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, किन आदर्शों को लेकर के चलते हैं और किस फौलादी व्यक्तित्व के व्यक्ति बने होते हैं। इसका उदाहरण वो रिजांगला सेक्टर में देखने को मिलता है। ये तो ही साथियों 1962 के चीनी आक्रमण के समय की एक घटना जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो का मकसद इसलिए होता है कि ऐसी घटनाएं जिन पर कि समय की धुंधलाहट हो गई है, जिन पर कि हल्की सी कुछ मिट्टी पड़ गई है, हम उसको वापस अनावृत करें और अपने दर्शकों को उन शौर्य और उन पराक्रमों की घटनाओं के बारे में बताएं। तो ये तो है थी 1962 की घटना। अब फिर मैं एक दूसरी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथियों, जब ये घटना हुई तो इस घटना से जुड़ी एक पहली मैं और आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब ये सारी की सारी घटना हुई और जब इस सारी घटना को जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने बताया गया, उस समय कहते हैं कि महान कवि प्रदीप भी उस समय मौजूद थे। और जब महान कवि प्रदीप को सारी घटना का पता लगा कि किस तरह से आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक युद्ध लड़ा गया है, उस घटना से व्यथित होकर के प्रदीप ने एक अमर कालजयी रचना कविता की और वो गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये उसी घटना का एक ऑफशूट था जिसकी वजह से कवि प्रदीप को गीत लिखना पड़ा। और कवि प्रदीप, मेजर शैतान सिंह उस युद्ध को लड़कर के अमर हो गए, कवि प्रदीप इस गीत को लिखकर के अमर हो गए और लता जी इस गीत को गाकर के अमर हो गई। और सी रामचंद्रन जिन्होंने इसका म्यूजिक कंपोज किया था, वो म्यूजिक को कंपोज करके अमर हो गए। साथी, एक घटना और उस घटना का कितने व्यक्तित्व, कितने शख्स ने और किन किन लोगों ने इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया, ये उसका एक उदाहरण है। साथी, अब मैं एक दूसरी घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहते हैं कि आज तक जितने भी युद्ध हुए साथियों, एक और एक जमीन पर भारतीय सेनाओं ने बड़ा पराक्रम दिखाया है। 1962 चुशूल, 1965 पंजाब का खेमकरण सेक्टर, 1971 राजस्थान का लोंगोवाल सेक्टर और 1998 टाइगर हिल। अब मैं आपको 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध की फिर एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना बता रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि 1965 का युद्ध था वो खेमकरण सेक्टर में लड़ा गया, जहां पर कि भारतीय सैनिकों ने अपने अद्वितीय पराक्रम का उदाहरण दिया। पूरे पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी गई। उसी युद्ध के दौरान हवाई जहाज हमारे बम बरसा रहे थे। एक हवाई जहाज को पाकिस्तान के पैटर्न टैंक ने निशाना बनाया, वो हवाई जहाज जल गया। जलने से पहले एक पायलट अपने पैराशूट से कूदे और कूद करके नीचे आ गए। जब नीचे आए तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको बंदी बना लिया। बंदी बना करके उनको जेल में डाला गया। दूसरे दिन जब उन सारे कैदियों की शिनाख्त होने लगी जिनके बंदी बनाया, तो पता लगा कि उस हवाई जहाज के पायलट को जिसको बंदी बनाया गया है वो भारत के पहले सेनाध्यक्ष के.एम. करियप्पा के पुत्र हैं। के.एम. करियप्पा के पुत्र हैं और जिनका नाम था एयर मार्शल के.सी. करियप्पा। जो ही ये पता लगा कि के.एम. करियप्पा के सन, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने सिर्फ कहा कि मेरा नाम के.सी. करियप्पा है। तो जो इंट्रोगेट कर रहा था पाकिस्तान का जनरल, उसने पूछा कि क्या आप के.एम. करियप्पा के सन हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं के.एम. करियप्पा का सन हूं। यह बात सीधी उसी क्षण पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान को बताई गई। अब देखिए, इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है साथियों। जो ही अयूब खान को बताई गई, अयूब खान आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित इसलिए हुए कि के.एम. करियप्पा जब हमारे यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 1947 के पहले भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए थे 1946 में, उस समय अयूब खान उनकी असिस्टेंट के रूप में काम किया करते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पूरा भारतवर्ष था पाकिस्तान समेत, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की यूनिट थी, उसमें के.एम. करियप्पा हायर थे और अयूब खान उनके असिस्टेंट थे। जो ही अयूब खान ने बात सुनी, उन्होंने उसी समय के.एम. करियप्पा को उनके पिताजी को फोन मिलाया। उनके पिताजी को फोन मिला करके उन्होंने कहा कि सर,
मैं आपका असिस्टेंट रहा हूं, और चूंकि आपके बेटे हमारी जेल में हैं, हम उनको अभी रिहा कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, हम उनको अभी रिहा कर रहे हैं। आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। जनरल के.एम. करियप्पा का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न मेरे बेटे का नहीं है, जितने भी बंदी हैं वो सारे मेरे बेटे हैं, आप उसको जेल से रिहा मत कीजिए। जब सारे जेल के बंदी रिहा होंगे, उसके साथ ही मेरा बेटा भी रिहा होगा। साथियों, सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात होगी कि एक जनरल का बेटा दुश्मन की जेल में बंद है, राष्ट्रपति फोन करके उनको कह रहे हैं कि हम आपके बेटे को रिहा करना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। 1.5 साल तक वो बेटा उनका उसी जेल में रहा, और जब सारे के सारे जेलर विदा हुए, कैदी विदा हुए, उस समय उसको भी विदा किया गया। साथियों, इस घटना में एक दूसरा पक्ष और भी देखने को मिलेगा, और वह है अय्यूब खान का। भले ही दुश्मन राष्ट्र का राष्ट्रपति है, लेकिन उसने भी उस समय अपने उस धर्म को छोड़ा नहीं। अगर हम सीखना चाहें तो दुश्मन से सीख सकते हैं, सीखना चाहें किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं। सीखने की आपकी और हमारी ललक होनी चाहिए। साथियों, 2007 में उनके लड़के के.सी. करियप्पा ने अपने पिताजी की बायोग्राफी लिखी, के.एम. करियप्पा साहब की। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पिताजी ने एक आदर्श जीवन जिया है, मुझे फक्र है कि मैं उनका बेटा रहा हूं। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए एक आदर्श जीवन और एक आदर्श के रूप में सिद्धांतों पर चलने वाला जीवन जिया है। मुझे फक्र है कि मैं उनका बेटा हूं। जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप और हम भी एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारा बेटा और बेटी जब बायोग्राफी लिखे आपकी, तो उसमें लिखे कि मेरे पिता ने एक आदर्श जीवन जिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। अगर हमारा बेटा, हमारे पोते पोती और आने वाली जनरेशन अगर हमारे लिए लिखते हैं, तो यकीन मान के चलिए कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज से ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें कि हमारे बेटे बेटी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे आने वाली जनरेशन हमारे लिए वो लाइनें लिखे जो कि के.एम. करियप्पा साहब के लड़के ने लिखी। साथियों, आज इन्हीं 2 घटनाओं को मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।